हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 13 अक्टूबर और शुरू करते हैं प्लेन स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हम 12 अक्टूबर का जो वीडियो है वो पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो हमने कल की जो न्यूज़ है उसको हमने आज के वीडियो में इंक्लूड कर ली है। तो शुरू करते हैं न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ मानसून को लेकर है। दरअसल हो क्या रहा है कि हमने अक्टूबर में फिलहाल बहुत सारी रेन देखी है। तो देश के कई हिस्सों में अक्टूबर में रेनफॉल हमने देखी है, पर ट्रेडिशनली होता क्या था, जो मानसून का पीरियड हमारे देश में वो जून से लेकर सितंबर तक होता था। ठीक है, 30 सितंबर तक होता। उसके बाद से मानसून विथड्रॉ होना शुरू करता था। पर अक्टूबर में बहुत ही रेयर हमने रेनफॉल विटनेस करी थी पहले, पर लगातार 2-3 सालों से ये हमको मानसून के पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इसीलिए कुछ डिमांड्स हो रही है कि हमें अब मानसून की डेफिनेशन को चेंज कर देना चाहिए। तो ये डिमांड हो रही है। तो एक तो शिफ्टिंग पैटर्न कि मानसून की जो एक्टिविटी है उसमें लगातार पैटर्न शिफ्ट होता जा रहा है। दिल्ली में रेनफॉल कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, फिर अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ में हमें कम देखने को मिल रही है। पर जैसे अक्टूबर आया हमें दिल्ली और अन्य इलाकों में रेन ज़्यादा देखने को मिली है, जून-सितंबर की बजाय। उसके बाद चेंज इन मानसून मंथ, जून टू सितंबर हमारा मानसून का पीरियड होता है, पर अब वो अक्टूबर में हमें दिख रहा है 1 से 10 अक्टूबर तक लगातार हमारी बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि अभी 10 अक्टूबर तक 67% मोर रेनफॉल हमने देखा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। दूसरी बात क्या है कि आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो हमारी मानसून की ऑनसेट की जो डेट है और जो विड्रॉल की डेट है उस पे चेंजेस लाए हैं। 23 सितंबर के बाद की जो बारिश होती है उसे हम पोस्ट मानसून रेनफॉल कहते हैं, जो जनरली मोस्टली बिकॉज ऑफ वेदर सिस्टम की वजह से होती थी। और ये लगातार 2020, 21 और 22 में ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। अब इसकी सब वजह सबसे बड़ी है क्लाइमेट चेंज। ऐसा बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज इस रेन पैटर्न की वजह है कि ऐसा जो मानसून का जो पैटर्न है वो हमें उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। उसमें हमें एक इरेटिक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि कभी-कभी सितंबर में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, पर अक्टूबर में ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर जून में एकदम से बारिश आती है और फिर बीच में एक गैप आ जाता है। और ऐसे-ऐसे इलाकों में बारिश हो रही है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, जैसे कि राजस्थान, वहाँ पे हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। तो बहुत ही इरेटिक रेनफॉल हम विटनेस कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह है कि हम अक्टूबर में ज़्यादा रेनफॉल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा क्लाइमेट गर्म होगा, ठीक है? जब हॉट क्लाइमेट होगा, तो उससे हो क्या रहा है कि जो वार्म ओशन करंट्स हैं, वो ज़्यादा गर्म हो रही है। उससे क्या हो रहा है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर की रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो रेनफॉल एक्सट्रीम रेनफॉल में कन्वर्ट हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, इससे हमारा जो मीन टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। तो जो वार्मर एटमॉस्फेयर बन रहा है उसके अराउंड में, वो ज़्यादा मॉइस्चर कंट्रोल कर रहा है। तो जो ट्रेड विंड्स आ रही है इंडिया की तरफ मानसूनल, वो मॉइस्चर कैरी कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसके इम्पैक्ट क्या-क्या है? एक तो फोरकास्टिंग चैलेंज, इसको बता पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। दूसरा इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जनरली सोइंग सीजन आप जून टू सितंबर आप सोइंग सीजन रखते हो, ठीक है? पर अगर ऐसे में और ज़्यादा बारिश हो जाए उसके बाद में, तो वो फसल बिगाड़ सकता है। डैम मैनेजमेंट, डैम की जो मैनेजमेंट होती है वो उसको ध्यान में रखते हुए हम जून टू सितंबर उसको उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। पर अगर अक्टूबर में ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो फिर हमें फ्लड का भी खतरा देखने को मिल सकता है। और डिजास्टर रिलेटेड चैलेंज, अर्बन फ्लड देखने को मिल रहा है जब एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाता है तो। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेकर है। आपको पता ही होगा कि हम ये स्कीम क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो पुअर है। तो इस स्कीम के अंदर हमें वो सारी प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना है जिससे जेंडर बायस आता है बच्चों के प्रति। और दूसरा ये कि हमें जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको नर्चर करना है, उसके एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना है, उसके प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है हमारी सोसाइटी में, ताकि हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो इम्प्रूव हो सके। तो फिलहाल इस स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए स्कीम न्यूज़ में है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में अब स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, इस ऑप्शन को शामिल किया गया है। हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप देखा जाता है। हम जनरली ये कंसीव कर लेते हैं कि जो लड़की होगी वो या तो टीचर बनेगी या नर्स बनेगी या रिसेप्शनिस्ट बनेगी। तो जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है हम उनको वहां पर इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा स्टीरियोटाइप ऐसा है। तो इसी को बदलने के लिए अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में स्किलिंग ऑफ गर्ल्स की जाएगी, मतलब उनको अलग से स्किल किया जाएगा पर नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में किया जाएगा, ताकि उन एरियाज में भी उनको जॉब मिल सके जहाँ पे हिस्टोरिकली वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लो था या फिर बहुत कम था। तो ये नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड कहाँ पे मिलेगा? हमें स्टेम के क्षेत्र में मिलेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिलेगा, ताकि हम एक वुमन लेड आत्मनिर्भर भारत को इमेजिन कर पाएँ। इस स्कीम में और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एटलीस्ट 1% इंक्रीमेंट करना है हमें एनरोलमेंट में, लड़कियों का एनरोलमेंट ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। उसके बाद स्किलिंग देना है उन्हें और अवेयरनेस बढ़ानी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति, और चाइल्ड मैरिज को हमें प्रैक्टिस को स्टॉप करना है, उसे एलिमिनेट करना है। तो ये मेजर 3-4 चेंजेस हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में किए गए हैं। तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो फाइनल हो चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
और शायद 9th ऑफ नवंबर को वो ओथ ले लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमान संभाल लेंगे। तो हुआ क्या है कि एक अनयूजुअल फिनोमेना देखने को मिला है। जनरली जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। पर इस बार जो कॉलेजियम बनेगा 9 नवंबर के बाद में, वो 5+1 का कॉलेजियम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर होगा, वो 2 साल का होगा लगभग। तो जो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस होंगे, वो 2 साल बाद चीफ जस्टिस का कमान संभालेंगे। पर इस ड्यूरेशन में जो कॉलेजियम होगा, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस तो होंगे ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम सीजेआई। पर ऐसा कन्वेंशन है कि जो नेक्स्ट सीजेआई होता है, वो उसका भी कॉलेजियम में पार्टिसिपेट करना आवश्यक होता है, ताकि हमारे जो जजमेंट में एक कंटिन्यूटी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले। इसलिए ये फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा कि अब जो हमारा कॉलेजियम होगा 9 नवंबर के बाद, वो 5+1 का होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीजेआई को भी इंक्लूड करना है, पर वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस में नहीं आते फिलहाल अभी। तो आपको पता है कि 5+1 कॉलेजियम क्या है? तो फिलहाल सिस्टम क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और नेक्स्ट सीजेआई को भी इसमें शामिल किया जाता है। पर जो नेक्स्ट सीजेआई होते हैं, वो इन्हीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक होते हैं। पर चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का है। इस ड्यूरेशन में जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस तो होंगे ही होंगे, पर जो नेक्स्ट सीजेआई हैं, वो इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में नहीं आते। पर हमारी कन्वेंशन ऐसी कहती है कि कॉलेजियम में जो नेक्स्ट सीजेआई हैं, उनका होना भी आवश्यक है, इसलिए ये कॉलेजियम 5+1 का बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर है फॉर द जजेस। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई बात नहीं कही गई है कि कॉलेजियम सिस्टम होगा। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल ये जो सीआरएफ का जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रेमवर्क है, ये किसने अडॉप्ट किया है? ओईसीडी ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है, जिससे होगा क्या कि जितने भी क्रिप्टो एसेट्स होंगी, तो उनके क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उनके रिगार्डिंग जितने भी क्रिप्टो एसेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक्सचेंज हो सकती है आपस में सभी देशों के बीच में। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो क्रिप्टो एसेट है, उसका मिसयूज सामने आ रहा था, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर भी यूज हो रहा था, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए यूज हो रहा था। तो सारे देशों को अगर क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेट करना है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो एक दूसरे का शेयर कर सकें। तो क्रिप्टो का जो यूज होगा, इससे रेगुलेटेड यूज हो पाएगा। तो इसलिए ये फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके, इसे रेगुलेट किया जा सके। तो होगा क्या कि जितने भी एंटिटीज होंगी, जो भी कंपनीज होंगी, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो ये क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अब रिपोर्ट करना होगा इस फ्रेमवर्क के अंडर में। और इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। जो कंट्रीज क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं, और जो कंट्रीज इनके खिलाफ है या एटलीस्ट किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं करती हैं, तो जब ये रेगुलेशन, एक ओवर आर्चिंग रेगुलेशन आ जाएगा, तो इसके दो देशों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी क्रिप्टो की, वो एटलीस्ट ईजी होगी, वो एटलीस्ट स्मूथ हो सकेंगी। इंडिया में क्या इम्पैक्ट है? इंडिया ने फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो को लेकर, पर हाँ 30% टैक्स जरूर है कि अगर आप क्रिप्टो से किसी प्रकार का गेन होते हैं, प्रॉफिट होता है, तो उसमें 30% आपको टैक्स देना होगा। पर जब सीआरएफ आ जाएगा, तो इंडिया भी अपने जो रेगुलेशन होगा, वो इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ला सकता है। तो इससे हमारे देश में क्रिप्टो को शायद एक लीगल एंटिटी माना जा सकता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो ये 1948 में बना था, और जब ये बना था तब इसे कहा जाता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पर 1961 में इसे ओईसीडी बना दिया गया, जब यूएसए कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया। अभी इसके 36 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इंडिया भले ही ओईसीडी का मेंबर नहीं है, बट उसने क्या है, इसने कोऑपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, ताकि इंडिया भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके और देशों के बीच में कोऑपरेशन आ सके। तो ये ओईसीडी के बारे में बेसिक्स नॉलेज है, जो हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी पूछ सकती है, या यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि सीआरएफ फ्रेमवर्क क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये सीआरएफ जो फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो करेंसी के लिए है, और ये ओईसीडी का है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस को लेकर है। इसकी सेकंड समिट हुई है, वो कहाँ पर हुई है? इंडिया में, हैदराबाद में। और इसको हमारे पीएम ने एड्रेस भी किया है, इसके समिट को। पर हम ये जान लेते हैं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है क्या। दरअसल ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जियोग्राफिक मैपिंग से रिलेटेड होती है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में? एक तो जीपीएस, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी इंडिया में काफी डेवलप्ड है, जैसे कि हमारा हमारा जो नाविक है, हमारा अपना पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसको हमने डेवलप किया है। तो जियो स्पेशल के क्षेत्र में इंडिया आगे बढ़ रहा है। और ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, उसका हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म, स्वामित्व, हाउसिंग। दरअसल क्या होता है, जैसे मनरेगा मनरेगा में कोई काम करते हो, तो आप उसकी जियो टैगिंग करते हो, ठीक है, एक फोटो लगा देते हो, ये काम हुआ है और ये इस क्षेत्र में है, ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। कि भाई कहीं घर बना है, उसका जो बेनिफिट है, जो सब्सिडी, वो तो ले ली है, पर वहां पर घर है ही नहीं, बना ही नहीं। खासकर जब टॉयलेट बनते हैं,
वो सिर्फ पेपर में ही बनते हैं, एक्चुअल में बनते ही नहीं। तो अगर हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जियो टैगिंग का यूज करेंगे, तो उससे हमारे देश को बचत होगी, फ्रॉड को रोका जा सकता है। अब पोटेंशियल क्या है इंडिया में जियो स्पेशल इकोनॉमी का? तो ये जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है, ये 63,000 करोड़ की हो जाएगी बाय 2025। इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। कौन कौन सी कंपनी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? स्विगी, अमेजन होगी, ये सब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अधिकतर। मेक इन इंडिया होगा। अब हमारे मोबाइल में भी नाविक ऐप का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। कोविड वैक्सीनेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, इन सब में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इसलिए जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी, जो इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को लेकर है। ये किसका प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके कि वो आगे आए। जिन देशों में फूड इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, वहाँ के फूड प्रोडक्शन में, डिलीवरी फूड आइटम्स में वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें और वहाँ की फूड इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने में हेल्प करें। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक प्लेटफॉर्म है। किसको हेल्प करेगा? ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे फूड इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए। तो ये $6 बिलियन की फाइनेंशियल फैसिलिटी होगी, ठीक है, जो दिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि इस कार्यक्रम में वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकें और फूड सप्लाई को बरकरार रख सकें। खासकर वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए फूड सप्लाई मेंटेन रह सके। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को देखें, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, 1956 से एस्टैब्लिश्ड है। जो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट देता है, एडवाइजरी देते हैं, एसेट मैनेजमेंट सर्विस देता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो इकोनॉमी में, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा बढ़ सके, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज में प्राइवेट कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, अमेरिका में। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते हैं? एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो हम जिसको मोस्टली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। फिर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। फिर एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है या नहीं है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करा जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे, एक एकेडमिक मेंटर, एक फॉलोअप मेंटर। उसके अलावा एक PYQ बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। एक करंट अफेयर एनालिसिस का प्रोग्राम चल रहा है, समाचार वाणी। इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।